28 फरवरी 2026 को ईरान में युद्ध के नगाड़े बज गए। बम तो वहां फटा पर उसका धुआं सीधा आपके किचन के बजट से निकला। याद है एलपीजी की लाइनें? अब प्रधानमंत्री ने इस युद्ध को कोविड का छोटा भाई घोषित कर दिया है। साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। फर्क बस इतना है कि तब दुश्मन वायरस था, अब दुश्मन है विदेशी मुद्रा भंडार का खाली होना। क्या है ये विदेशी मुद्रा भंडार जिसने जीवन में आफत मचा दी है? इस भारी भरकम कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझते हैं तो मान लीजिए कि हमारा देश भारत एक बहुत बड़ा घर है। इस घर में बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम की एक मेन डायरी या पासबुक है। इस डायरी में भारत के दुनिया भर के देशों के साथ होने वाले पैसे के हर लेन देन को लिखा जाता है। इसे आसानी से समझने के लिए डायरी को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। पहला है देश की कमाई। जब भारत अपना सॉफ्टवेयर अमेरिका को बेचता है, मसाले एक्सपोर्ट करता है या जब कोई विदेशी कंपनी भारत में फैक्ट्री लगाती है, तो विदेशी मुद्रा यानी अमेरिकी डॉलर देश के अंदर आता है। इस डायरी का दूसरा हिस्सा है देश का खर्च। जब हम अरब देशों से कच्चा तेल खरीदते हैं, बाहर से सोना इंपोर्ट करते हैं या जब आप और हम छुट्टियां मनाने स्विट्जरलैंड या थाईलैंड जाते हैं, तो हमारे पास रखा अमेरिकी डॉलर देश के बाहर जाता है। अब फोकस करिए तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे फॉरेक्स रिजर्व्स कहते हैं। अगर किसी घर की कमाई उसके खर्च से ज़्यादा है तो उसकी सेविंग्स बढ़ती है, लेकिन अगर खर्च कमाई से ज़्यादा हो जाए तो पुराने जमा किए पैसे निकालने पड़ते हैं। देश के मामले में इस सेविंग्स को विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। इसकी चाबी हमारे रिजर्व बैंक के पास होती है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक डरावने से शब्द का जिक्र बार बार हो रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट। रिपोर्ट्स का कहना है कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट 84 अरब डॉलर होने वाला है। डेफिसिट का सीधा मतलब है आमदनी 98 और खर्चा रुपया, यानी हम कमा कम रहे हैं और उड़ा ज़्यादा रहे हैं। हमारा देश अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च कर रहा है। हम एक्सपोर्ट से जितना कमा रहे हैं उससे 84 अरब डॉलर ज़्यादा पैसा हम बाहर का सामान इंपोर्ट करने में उड़ा रहे हैं। हम सबसे ज़्यादा क्या इंपोर्ट करते हैं? पिछले साल हमने 123 अरब डॉलर सिर्फ कच्चा तेल खरीदने में फूंक दिए। इसके अलावा 72 अरब डॉलर का सोना मंगाया क्योंकि हमें गहनों का बहुत शौक है, और करीब 31 अरब डॉलर विदेश यात्राओं पर खर्च कर दिए। आम दिनों में हमारी गुल्लक यानी फॉरेक्स रिजर्व ये सब आसानी से झेल लेता है। फरवरी में युद्ध शुरू होने से पहले इस गुल्लक में 728.5 अरब डॉलर रखे थे। 27 फरवरी तक सब कुछ चंगा सी। ब्रेंट क्रूड का दाम भी 72.87 डॉलर प्रति बैरल था। फिर युद्ध शुरू हुआ और देखते ही देखते इसका दाम 105.45 डॉलर पर जा पहुंचा। सीधा 50% का उछाल। इतना रिटर्न तो शेयर बाजार भी नहीं देता जितनी तेजी से ईरान युद्ध ने तेल की कीमतें बढ़ा दी। बहरहाल ईरान ने भी ठान लिया है कि वो दुनिया को ईंधन मुक्त बनाकर ही मानेगा। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के गेट पर ताला लगा दिया। ईरान वहां मोहल्ले के गुंडे की तरह बैठा है और कह रहा है जिससे मेरी जमेगी उसी देश का जहाज यहां से निकलेगा, बाकी सब किनारे लगो। यानी सप्लाई चेन ऐसी उलझ गई है जैसे किसी पुराने शहर में बिजली के तार उलझ जाते हैं। अब भारत को तेल और खाद मंगवाने के लिए पहले से बहुत ज़्यादा डॉलर चुकाने पड़ रहे हैं। इसीलिए हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत तेजी से खाली हो रहा है। यहीं पर पीएम मोदी की अपील के पीछे का अर्थशास्त्र समझ आता है। भारत तेल और खाद खरीदना बंद नहीं कर सकता। तेल नहीं आएगा तो गाड़ियां और फैक्ट्रियां रुक जाएंगी, खाद नहीं आएगी तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी। ये हमारी ज़रूरतें हैं। तो फिर हम अपना फॉरेक्स रिजर्व खाली होने से कैसे बचाएं? अपने शौक कम करके। मोदी असल में बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखकर ही कह रहे हैं कि हम तेल का 123 अरब डॉलर का खर्च नहीं रोक सकते, पर सोने पर खर्च होने वाले 72 अरब डॉलर और विदेश यात्रा के 31 अरब डॉलर तो बचा सकते हैं। अगर देश के लोग कुछ समय के लिए सोना खरीदना और विदेश घूमने जाना कम कर दें
तो हमारे डॉलर देश में ही बचे रहेंगे और उन बचे हुए डॉलर्स का इस्तेमाल सरकार इस मुश्किल वक्त में बिना दिवालिया हुए देश के लिए महंगा तेल और खाद खरीदने में कर पाएगी। यानी किसान के खेत में खाद पहुंच सके, इसके लिए आपको अपनी शादी में सोने के हार कम करने होंगे। पर यह फेस भी रिस्की है। अगर देश ने टास्क पूरा कर दिया तो देश में 50 लाख लोगों का रोजगार छिन सकता है। जिस सोने को खरीदने से बचने की कस्में खिलाई जा रही हैं, वो असल में कोई छोटा मोटा शौक नहीं है, बल्कि सिर्फ 2025 में ये 94 अरब डॉलर यानी लगभग 7.8 लाख करोड़ रुपए का बाजार है। ये भारत की कुल जीडीपी में 7% का योगदान दे रहा है। 7% मतलब अगर इस पीले धातु को अर्थव्यवस्था से खींच लिया जाए तो 4 ट्रिलियन डॉलर का जो झुंझुना है वो बीच से ही चटक जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये 50 लाख लोगों का रोजगार भी है। इस ज्वेलरी और जैम्स इंडस्ट्री ने 50 लाख लोगों को काम दे रखा है। इसमें 45 लाख तो सिर्फ वो सुनार हैं जो दिन रात अपनी आंखें फोड़कर गहने गढ़ते हैं। 1 लाख से ज़्यादा छोटे बड़े ज्वेलर्स हैं और इसके बदौलत ही 6000 डायमंड प्रोसेसिंग यूनिट्स चल रही हैं। सरकार खुद तो सरकारी नौकरियों के पद नहीं भर पाती है। सालों की देरी के बाद पद भरने की कोशिश करती है तो पेपर लीक हो जाता है। तब तो ऐसे एक्सट्रीम फैसले सोच समझ कर ही लेने चाहिए। ये देश के लिए कैश 22 वाली सिचुएशन है। अगर आप सोना खरीदते हैं तो बैलेंस और पेमेंट बिगड़ जाएगा। देश में खाद और पेट्रोल की किल्लत हो जाएगी। बिना खाद तो देश में फूड क्राइसिस भी हो सकती है। अगर आप सोना नहीं खरीदते हैं तो प्रधानमंत्री की बात तो रह जाएगी, खाद भी पूरी पड़ जाएगी, लेकिन ये 94 अरब डॉलर की इंडस्ट्री भरभरा कर गिर पड़ेगी। 50 लाख लोग रातों रात, या यूँ कहें कि ऑलमोस्ट रातों रात सड़क पर आ जाएंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद।